जब मेरे पर आई तो मैं अपने हस्बैंड को बचा पाई, बट व्हेन इट केम टू सोसाइटी आई कुड नॉट सेव हिम बिकॉज ही डिड नॉट गेट द ऑर्गन ऑन टाइम। नमस्कार। आज के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुराग। दुख, बहुत दुख है दुनिया में, पर कमाल ये है कि अगर सब मिलके कोशिश करें तो दुखों को कुछ कम किया जा सकता है। कितनी बड़ी खुशी मिले अगर किसी को जीवन दान दे सके। इतना बड़ा सुख हम सबके हाथ में है। एक ऐसी जिम्मेदारी हमारे पास है, लेकिन हम उससे ना भागते हैं। किसी वजह से हम पता नहीं क्यों किसी को जीवन भी नहीं देना चाहते। ये बात जो है सुनने में थोड़ी सी तकलीफ देती है, लेकिन एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि अंग दान जो है, जिसको महान दान माना गया, महादान बोला गया है, हम अंगदान नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्या कारण है, उनकी चर्चा करते रहेंगे। लेकिन इससे कितने जीवन बचाए जा सकते हैं और कितने बचे हैं, और ये करना भी क्यों ज़रूरी है, ये मेरे कहने से अच्छा है जिन पे बीती वो आपको बताएं। तो चलिए, आज हम चर्चा जो है हम करते रहेंगे अंगदान पे। साथ में अंजलि जी हमारे साथ हैं, उनकी कहानी भी सुनिए और समझिए। मैंने ऑर्गन डोनेट किया अपने हस्बैंड के लिए। लीवर डोनेट किया था 2007 में। मेरे हस्बैंड को लीवर सिरोसिस हुआ था, तो उस टाइम पे हम लोग परेशान थे और दवाइयाँ सूट नहीं कर रही थी। और डॉक्टर ने, उस टाइम वो यंग थे, जस्ट ही वाज 32 years old। सो उस टाइम पे he was hale and hearty, there was no other problem, only problem was liver cirrhosis। और लीवर सिरोसिस की वजह से उनका ऑक्सीजन इनटेक भी कम हो रहा था, क्योंकि लीवर का इम्पैक्ट लंग्स पे आ रहा था। तो उनके नेल्स ब्लू हो गए थे, उनके फेस पे भी थोड़े ब्लू लाइट लाइट धब्बे शुरू हो गए थे, और वो इतने दुबले पतले हो गए थे कि ही वॉज अनेबल टू वियर द क्लोथ्स, और उसको शीशे में देखने में बहुत गंदा फील होता था। तो ये सब परिस्थितियाँ थी जब हम लोग गुजर रहे थे। तो उस टाइम पे हम पीजीआई डॉक्टर बीरेन सिंह को दिखा रहे थे, वो लीवर हाइपेटोलॉजी के वहाँ पर हेड थे। तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि आप लोग लीवर ट्रांसप्लांट करा लीजिए, वो बेस्ट सॉल्यूशन है, आप यंग हैं। सो उस टाइम पे हम लोग फिर गंगाराम पे आए। गंगाराम में डॉक्टर सोइंग की उस टाइम पे ये लीवर ट्रांसप्लांट का काम कर रही थी, और दे वर नोन फॉर इट। एशिया में बेस्ट टीम थी, और उस टाइम इंडिया में मुश्किल से 70-80 केसेस हुए थे लीवर ट्रांसप्लांट के। तो हमें पता नहीं था लीवर ट्रांसप्लांट कैसे होता है, क्या होता है। तो उन्होंने बोला कि लाइव डोनर कर सकते हैं। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो होती है कि ब्लड ग्रुप मैच करना चाहिए। तो मेरा और मेरे हस्बैंड का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव था। तो उस टाइम मेरे ब्रदर इन लॉ का भी ओ पॉजिटिव था, बट उनकी नई नई शादी हुई थी। हम उनको इस तकलीफ में नहीं डालना चाहते थे। तो फिर हमने डिसाइड किया कि मैं डोनेट करूंगी। हंसते हंसते, मतलब मेरे को कोई टेंशन नहीं थी कि ऐसा होगा। और उस टाइम पे हमें ये भी पता चला था कि ऑर्गन डोनेशन डिजीज बॉडी से भी कर सकते हैं। लेकिन हमने थोड़ा उस टाइम पता किया तो पता चला कि वो चेन्नई में होता है, और वहाँ पे जो वेटिंग लिस्ट है वो बहुत बड़ी होती है। तो हम लोग उस टाइम पे इतना रिस्क नहीं लेना चाहते थे वेट करने का। और जब ये पॉसिबल है कि लाइव डोनर अपना डोनेट कर सकते हैं, तो हम लोगों ने फिर वही रास्ता चुना। देखिए, यहाँ अंजलि ने जो एक बात बोली कि लाइव डोनर से लिवर लिया जा सकता है, तो जैसे आपने उनसे सुना ही, अंजलि जी के बारे में बता दूँ, एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती हैं। उनके पति भी एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे। और यहाँ जब लिवर उनका ख़राब हुआ, लिवर सिरोसिस, वो कोई नशा वगैरह कुछ नहीं करते थे, शराब सिगरेट किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाते थे। तो यहाँ अंजलि ने जो बात कही लिवर की, देखिए लिवर एक ऐसा अंग है, आप में से बहुत लोग जानते नहीं हैं। अगर मतलब कुछ वैज्ञानिक तो ये तक कहते हैं कि 80% तक भी अगर कट जाए, डैमेज हो जाए, तो भी वो रीजनरेट कर जाता है। बच्चों ने बचपन में स्टारफिश पढ़ी होगी, तो स्टारफिश को हम क्यों याद रखते हैं कि उसको काट दीजिए फिर रीजनरेट कर जाती है।
तो बस यही लिवर की खासियत है। इसलिए अपना करीबी भी जीवित व्यक्ति लिवर दे सकता है। एक नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट है, 1994 में बना था, 2014 में उसके रूल्स बने। अब उसमें कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जो जीवित व्यक्ति दे सकता है, जिसमें आप जानते हैं किडनी, दो किडनी होती हैं, एक किडनी कोई भी दान कर सकता है। और ऐसे ही आप जो है अपना लिवर भी दे सकते हैं। इसके अलावा पेनक्रियास, डायबिटीज में जो होता है उसमें बीटा सेल्स जो हैं जो इंसुलिन बनाते हैं पेनक्रियास में होते हैं, तो पेनक्रियास का हिस्सा भी ट्रांसप्लांट किया जाने लगा है और किया जाता है। खैर, अंजलि जी तो इतनी पढ़ी लिखी थी, उनको भी नहीं पता था कि इस तरीके से ऑर्गन डोनेशन होता है, इसलिए उनकी बात को और भी ध्यान से सुनिए। हमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बारे में ज़्यादा नहीं पता था उस टाइम पर, लेकिन जब हमारे पर ये सब प्रॉब्लम आई और हमने फिर इसके बारे में जानकारी ली, और जो लोग इस दौर से गुजर चुके थे हम लोगों ने उनसे सलाह ली, उन्होंने हमें मोटिवेट किया। और जब हमने देखा कि लोग ट्रांसप्लांट के बाद प्रॉपर हेल्दी लाइफ लीड कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो फिर हमारा हौसला बहुत बढ़ गया कि जो ट्रांसप्लांट है वो बहुत सक्सेसफुल है। तो जब लीवर ट्रांसप्लांट हुआ तो कोई भी ट्रांसप्लांट बहुत इजी नहीं होता है, तो उस समय इतना इम्यूनो सप्रेसेंट दवाइयाँ चल रही होती हैं, तुम्हारी इम्यूनिटी लो होती है। तो ट्रांसप्लांट के बाद हम एक बिल्कुल अलग रूम में रहे थे, रिश्तेदारों को मना कर दिया था मिलने के लिए, जिससे कि इन्फेक्शन वगैरह ना हो। तो इतने स्टेजेस होते हैं अंदर बाहर, तो बहुत ज़्यादा वो रहता है। कितने समय तक ये दिक्कत रही? शुरू के 3 महीने ये प्रॉब्लम रहती है। और यहाँ पे मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि मैं डोनर थी, बट जो ऑपरेशन होता है वो बराबर होता है, चाहे वो रेसिपिएंट है चाहे डोनर है। तो मैंने 29 जून 2007 को हमारा ऑपरेशन हुआ था, और मैंने अपना ऑफिस 16 अगस्त को ज्वाइन कर लिया था, जस्ट आफ्टर 45 डेज। सो उस टाइम स्टिचेस में पेन था, थोड़ी मुश्किलें थी, बट मैं बहुत जल्दी से नॉर्मल लाइफ में आना चाह रही थी। तो वो मैंने ऑफिस ज्वाइन किया। फिर उसके बाद धीरे धीरे मेरे हस्बैंड भी अच्छा होने लगे। आफ्टर 3 मंथ्स वो थोड़ा रूम से बाहर हम आने लगे उनको लेकर, और धीरे धीरे उनकी जो दवाइयाँ थी वो भी डोजेस कम होते गए, तो उनका इम्यूनिटी लेवल भी थोड़ा बेटर हो रहा था। उसके बाद मेरे हस्बैंड फार्मास्यूटिकल कंपनी में सेल्स में थे, ही वाज नेशनल हेड, एंड उनका टूरिंग जॉब रहता था। तो और टूरिंग जॉब और इम्यूनो सप्रेसेंट दवाइयाँ खा के थोड़ा सा टफ लग रहा था हमें, लेकिन इतना सब हेल्दी, सब धीरे धीरे लाइफ नॉर्मल हो गई। ही यूज्ड टू स्टार्ट वॉकिंग, देन ट्रैवलिंग। तो हम बिल्कुल भूल गए कि जिंदगी में हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ कि इतना बड़ा हम लोग एक झेल कर आए हैं, इतना प्रॉब्लम। क्योंकि देन उनका वेट बढ़ना शुरू हो गया, वो वापस से उनके कपड़े बहुत स्मार्ट लगने लग गए। ही बिकेम अगेन स्मार्ट एंड हैंडसम, ही वाज 6 फीट टॉल। सो एकदम नॉर्मल लाइफ। उसके बाद एक दौर ऐसा भी आया कि हम लोग ही परफॉर्म सो वेल इन द कंपनी कि उनको एज ए इंसेंटिव हमें बाहर के टूर भी, ऑन साइट टूर्स भी मिले। तो हम लोगों ने 6 से 7 कंट्रीज उस टाइम पे घूमा था, और मतलब कुछ था ही नहीं कि जिंदगी में कुछ हुआ। तो अंजलि ने अपने पति रमन जी का जीवन बचाने के लिए खुद अपना लीवर दान दिया, और ये बहुत सामान्य तौर पे कोई भी कर सकता है। लेकिन देखिए, इस सब के बावजूद भी एक जीवटता जो कहते हैं वो कितनी थी कि आपका ऑपरेशन हुआ और उसके बाद आप जल्दी 45 दिनों में, अंजलि ने तो नौकरी भी ज्वाइन कर ली थी। अब इसमें भी ये चीज़ देखने की है, जो डोनर होता है, जो कोई भी अंग दान करता है, खासतौर से जब हम जीवित व्यक्ति के उसमें बात कर रहे हैं, तो लिवर जो दे रहा है या किडनी जो दे रहा है, उसका भी ऑपरेशन उतना ही ऑपरेशन गंभीर होता है जितना दूसरे का जिसको दिया जा रहा है, जिसे हम रेसिपिएंट बोलते हैं। एक दान कर रहा है और एक उसको लेता है। तो उसमें भी अगर आप देखें तो परिस्थितियां समान है, लेकिन क्योंकि व्यक्ति बीमार था तो उसकी रिकवरी में
ज़्यादा समय लगा। तो ये जो अंजलि जी के साथ हो रहा है, इसको समझिए कि एक बार उन्होंने खुद अंगदान भी किया, और उससे क्या अंजलि जी कुछ सीखी अंगदान के बारे में? क्या उन्हें भी समझ आया? हम लोग तो आंख बंद करके बैठे हैं ना, लेकिन जब जिस पे बीतती है वो बहुत कुछ सीखता समझता। क्या क्या सीख लिया उन्होंने, आइए उन्हीं से और समझते जब हैं। हम इस इतनी बड़ी मुसीबत से निकले, तो फिर हमने अब सबसे पहले हमने अपने ऑर्गन डोनेशन, अपने ऑर्गन्स का प्लेज किया। उसके बाद हम मोटिवेशनल स्पीचेस देते थे। जितने भी ऑर्गन डोनर रेसिपिएंट्स थे, हम लोग उनको जाके बताते थे कि ये बहुत ही सक्सेसफुल चीज़ है और इंडिया में इतना बढ़ गया है। डॉक्टर सोइन बहुत अच्छे से कर रहे हैं और चेन्नई में भी बहुत अच्छे से हो रहा था। तो फिर हमने बहुत सारे वर्कशॉप्स और इस तरह के मोटिवेशनल स्पीचेस हम लोग देने लगे, और बहुत लोग हमारे घर पर भी आते थे हमसे बात करने कि किस तरह का इसमें प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, और किस तरह से हम बेस्ट प्रैक्टिसेस आप लोगों से सीख सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे हमने सेशंस और लोगों से मिलते थे, बिकॉज वो हमारा फिर ऑब्जेक्टिव बन गया था लाइफ का। तो जब अंजलि और रमन ने इस बात को समझा कि कितना ज़रूरी है अंगदान करना, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया कि लोगों को इस विषय में जागरूक करना शुरू किया और लोगों को मोटिवेट भी किया। और बहुत से लोग डरते हैं, क्योंकि बिल्कुल जब अंग किसी काम का नहीं रहता तभी तो उसको बदलने की नौबत आती है। उससे पहले जितने प्रयास हैं वो सब कर ही लेते हैं। आयुर्वेद में भी जाएंगे, होम्योपैथी में भी जाएंगे, एलोपैथी, सर्जरी, सब कुछ होने के बाद फिर एक ऐसी नौबत आती है कि आपको जो है अपना अंग जो है कहीं और से लेना पड़ता है, बदलवाना पड़ता है। ट्रांसप्लांट जो है, प्रत्यारोपण कहते हैं, वो करवाना पड़ता है। तो अंजलि और रमन ने एक अच्छा काम शुरू कर दिया था कि लोगों को जागरूक करते थे और एक स्वस्थ जीवन जी रहे थे। इसमें जब पति की तबीयत खराब हुई तो पत्नी ने अपना एक अंग का हिस्सा दिया, लेकिन आगे की कहानी जो है उसमें समाज की एक भूमिका थी, हम सब की एक भूमिका थी, जो शायद हमने ठीक से नहीं निभाई। क्या थी वो भूमिका और क्या थी वो बातें, आइए अंजलि से जानते हैं। ये 2007 में हमारा लीवर ट्रांसप्लांट हुआ। उसके बाद बहुत हेल्दी अच्छी लाइफ रही। उसके बाद 2016 में मेरे हस्बैंड एक बार वैष्णो देवी गए थे अपनी पूरी टीम के साथ। तो वहाँ उन्हें बहुत ब्रेथलेसनेस फील हुई और उन्हें चलने में बहुत सांस फूल रहा था। तो वो थोड़ा डर गए। आकर हमने टेस्ट कराए तो उनको डायग्नोज हुआ कि उनको लंग फाइब्रोसिस है। तो तब हमें इतना नहीं पता था कि फाइब्रोसिस ठीक है, थोड़ा बहुत लंग्स में दवाइयों से ठीक हो जाएगा। तो हमने फिर वो ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। डॉक्टर से हम लोग मिले, इधर उधर पता किया। फिर हम लोग पीजीआई भी दिखाने गए वहाँ पर चंडीगढ़ में। तो वहाँ पे डॉक्टर ने हमें बोला कि 1-1.5 साल बाद आपको ना ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ेगी। हमने कहा, हमारे लिए एकदम बहुत शॉकिंग था, क्योंकि उस टाइम तक मेरे हस्बैंड चल फिर पा रहे थे अच्छे से, बट हाँ थोड़ा तकलीफ होनी शुरू हो गई थी। तो हमें इस चीज़ का आभास नहीं था कि ये प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाएगी कि हमें ट्रांसप्लांट तक जाना पड़ेगा। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि अभी हम लोग रजिस्टर नहीं कराते हैं यार, इतनी खराब किस्मत नहीं है कि दोबारा ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। तो हमने ऑफलाइन फिर भी हमने कांटेक्ट किया, मैंने चेक किया अपने लेवल पे। तो वहाँ पर पता चला कि बहुत वेटिंग लिस्ट रहता है। तो हमने पर उस टाइम रजिस्टर नहीं कराया, क्योंकि मेरे हस्बैंड को लग रहा था कि वैसे ठीक हो जाएंगे, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उनकी जो प्रॉब्लम थी आईपीएफ की, प्रिलिमिनरी फाइब्रोसिस, वो बहुत प्रोग्रेसिव थी। तो हम लोग ने एम्स में डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जो कि हेड है वहाँ के, उनसे भी हमने एडवाइस लिया। मेदांता में डॉक्टर से लिया, फोर्टिस में डॉक्टर से लिया। तो लास्ट में होते होते ये हुआ कि उनको ऑक्सीजन तक की नौबत आ गई। मतलब वो पहले उनको सीढ़ियाँ चढ़ने में प्रॉब्लम होती थी, फिर उनको चलने में प्रॉब्लम होने लगी, फिर उनको वॉशरूम तक जाने में प्रॉब्लम होने लगी। और उस टाइम क्या था कि जो भी वो दवाइयाँ ले रहे थे उनका कुछ ना कुछ रिएक्शन उनको बॉडी में हो रहा था। निंटाडेनेब एक दवाई आई थी जो कि बहुत ही कॉस्टली थी, 90,000 के अराउंड हमें पर मंथ पड़ती थी।
तो हम लोग वी वर गोइंग थ्रू फाइनेंशियल क्राइसिस एज वेल। तो ये सब चीज़ें चल रही थी। हमने आयुर्वेदा पर भी गए, हम लोगों ने मतलब जो जो हो सकता था वी वर ट्राइंग एवरीथिंग कि किसी तरह उनका कुछ कंट्रोल हो जाए। सो हम फोर्टिस में डॉक्टर मनोज गोयल को दिखा रहे थे, तो मैं एक बार उनके पास गई तो उन्होंने मुझे बोला कि मैंने कहा डॉक्टर ये रिपोर्ट है, मतलब क्या करना है अभी। तो उन्होंने मेरे को दवाइयाँ नहीं दी, कुछ चेंज नहीं किया और सीधा बोला यू शुड बी प्रिपेयर्ड नाउ। तो मैंने कहा डॉक्टर ये आप क्या बोल रहे हैं? कहते हाँ यू शुड बी प्रिपेयर्ड नाउ। तो मैं उनके रूम से बाहर निकली, मेरे को बहुत बहुत ज़्यादा मन भर गया, बहुत रोना आया, बट मैं थोड़ा सा काम हुई, घर गई। तो मेरे हस्बैंड ने पूछा क्या बोला डॉक्टर? मैं कहा नहीं वही रिपीट करना है, अभी और कुछ नहीं करना। फिर नेक्स्ट डे मैंने डॉक्टर से पूछा कि सॉल्यूशन क्या है इसका, तो उन्होंने बोला कि इसका सॉल्यूशन लंग ट्रांसप्लांट है, जो कि काफ़ी कॉस्टली भी होता है और रिस्की भी होता है। और मैं आपको नंबर दे देता हूँ, चेन्नई में डॉक्टर संदीप अटावर हैं, उनको आप मिलिए, उनको दिखाइए और हो सकता है कि मतलब आपके हस्बैंड ठीक हो जाए। तो वो एक मेरे को आशा की किरण वहाँ पे दिखाई दी। वहाँ से चेन्नई के ग्लेनेगल्स हॉस्पिटल से डॉक्टर यहाँ पर आते हैं मेट्रो हॉस्पिटल नोएडा में, तो हमने यहीं पर उनको दिखाया। तो उन्होंने कहा कि ही इज़ अ परफेक्ट कैंडिडेट फॉर लंग ट्रांसप्लांट बिकॉज ही इज़ नॉट हैविंग एनी अदर प्रॉब्लम। कोई इनको बीपी शुगर नहीं है, हेल एंड हार्टी है, हाइट अच्छी है, कोई और प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ फाइब्रोसिस का प्रॉब्लम है। तो लंग ट्रांसप्लांट के लिए, और यंग भी हैं, ही वॉज 48 एज थी उनकी उस टाइम पर। तो हम लोग फिर हॉस्पिटल गए उनका चेन्नई में, थ्रू फ्लाइट ही गए सिलेंडर के साथ। वहाँ पे सीधा हम हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। उनके वैल्यूएशन में डॉक्टर ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, आपका हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हम लोग 6 मई 2019 में हम लोग चेन्नई पहुँचे थे। फिर हम 5-6 दिन हॉस्पिटल में रहे, फिर हमने रेंट पे वहाँ पे फ्लैट ले लिया। उसके बाद हमें एक ऑर्गन के लिए कॉल आया, और वहाँ पे जो ये पूरा ऑर्गन डोनेशन का प्रोसेस है, ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि बहुत ही ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। प्रॉपर वहाँ पे क्यू होता है, वेटिंग लिस्ट होती है, और उसमें कोई भी गड़बड़ होने का चांसेस नहीं रहता। तो मेरे हस्बैंड का जब हमने रजिस्टर कराया था उस टाइम पे 4th नंबर था तमिलनाडु स्टेट में। तो हमें एक ऑर्गन के लिए कॉल आया जो कि मैसूर से पिक होना था। तो उन्होंने कहा कि इसके अलग से चॉपर के चार्जेस लगेंगे 8 लाख, बट आपसे ऊपर भी वो हैं, जब वो एनओसी देंगे तभी हम आपको करेंगे। बट दे कॉल्ड अस। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि वो ऊपर वाले एनओसी के लिए नहीं मान रहे, बट लेकिन जब ऑर्गन लिफ्ट होकर आ रहा था तो उन्होंने एनओसी नहीं दिया, और उन्होंने कहा कि हम लोग ये ऑर्गन ले लेते हैं। दे एग्री टू पे एडिशनल 8 लाख फॉर दैट। तो फिर वो ऑर्गन हमें नहीं मिला। तो होते होते विद टाइम मेरे हस्बैंड का नंबर 1 तमिलनाडु में आ गया। उसके बाद एक हमें कॉल आया, तो मेरे हस्बैंड 6 फीट थे, वो ऑर्गन थोड़ा लेंथ में कम था, तो वो एक लेडी को लग गया जो हमारे ही फ्लैट के नीचे रहती थी। वो उनका ऑर्गन लंग ट्रांसप्लांट बिल्कुल सक्सेसफुल रहा। वो सीढ़ियाँ चढ़ के हमसे मिलने आती थी। अच्छा। उसके बाद तो और वो मेरे हस्बैंड को नहीं लग पाया क्योंकि उनकी हाइट बड़ी थी और उन आंटी को लग गया था। तो मैं यही बताना चाह रही हूँ कि वहाँ पे हमें 4 कॉल्स आई, जिसमें कि 2 की लेंथ कम थी, 2 इन्फेक्टेड निकले। एक बार तो मेरे हस्बैंड थिएटर तक पहुँच भी गए थे, बट लास्ट में फाइनल फिजिकल इवैल्यूएशन में वो ऑर्गन जो था वो क्लियर नहीं हो पाया था। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मेरे हस्बैंड की दिन पे दिन डिटीरियोरेट हो रही थी तबीयत, और वो पहले 10 लीटर के ऑक्सी मशीन पर थे। फिर उसके बाद हमने सिलेंडर्स ऊपर से लगाए। एक घंटे 1.5 घंटे में एक जंबो सिलेंडर खत्म हो रहा था हम लोगों का, और उनको फिर बाईपैप पे आ गए वो 24/7। वहाँ पे उनको हम फिजियोथेरेपी भी कराते थे, प्रोटीन शेक्स भी पिलाते थे। सो उनको और कोई शुगर बीपी कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। तो उस टाइम पे डॉक्टर्स बोल रहे थे कि अगर अभी ऑर्गन मिल जाता है अभी ये ठीक हो जाएंगे। देखिए ऐसा समय आ गया कि लंग्स मिले भी तो वो उसके साइज के नहीं थे, क्योंकि रमन जो है ज़्यादा कद काठी उनकी बड़ी थी, 6 फीट से ऊपर उनकी हाइट थी। यहाँ जो बात समझने की है कि एक तो डोनेशन कम है, इसलिए बहुत ज़्यादा चॉइसेस भी नहीं हो पाती। ऐसा नहीं है कि डोनेशन नहीं था, लेकिन
इसका हल क्या ज़्यादा डोनेट करने से मिल जाएगा? आप डोनेट करिए, साथ में डॉक्टर्स के लिए भी, जो डॉक्टर्स भी सुने उनके लिए भी ज़रूरी है कि जब एमबीबीएस करते हैं तो ज़्यादातर ये सोच लेते हैं मेडिसिन में जाएंगे, है ना, या पैथोलॉजी या इस तरीके की लाइन पकड़ते हैं। सर्जरी में सब नहीं जाते, उसमें भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट में हर कोई नहीं जाता है। तो उन डॉक्टर्स की भी कमी है। अगर बहुत ऑर्गन्स हैं भी तो उनको ट्रांसप्लांट करने वाले डॉक्टर्स कितने हैं? तो इस पे भी सोचना पड़ेगा। इसके लिए भी कोई नियम जो है, कोई तरीका, कुछ ऐसे रूल्स, या डॉक्टरों में भी ये मोटिवेशन आना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है अंगदान के लिए बहुत लोग तैयार हो भी जाएंगे, तो उसके ट्रांसप्लांट करने वाले डॉक्टर्स भी तो चाहिए। लेकिन अंजलि की कहानी अभी ख़त्म थोड़ी ना हुई है, सुनते हैं। वही, हाँ, मेरा हस्बैंड 8 अक्टूबर 2019 में एक दिन उनकी तबीयत थोड़ी ऑक्सीजन ऊपर नीचे हुई और हम हॉस्पिटल लेके जा रहे थे। तो हॉस्पिटल से पहले लिफ्ट में ही उनको लंग्स का प्रेशर आई थिंक हार्ट पर आया और उनकी वहीं पर मतलब आई लॉस्ट हिम देयर। सो उनकी इच्छा थी कि वो वेंटिलेटर या मशीनों के बीच नहीं मरना चाहते समवेयर। वो बहुत स्ट्रांग थी विल पावर उनकी, बट लास्ट मोमेंट तक ही वॉज टॉकिंग, ही वॉज इन गुड कंडीशन। ऐसा नहीं था कि वो बहुत ही प्रॉब्लम में थे। तो मैंने इस चीज़ को बहुत करीब से देखा है। हमने बहुत पहले ही अपने ऑर्गन डोनेशन के लिए प्लेज कर दिया था। तो मैं आप सबसे यही कहूँगी कि मेरे जैसे बहुत सारे रमन हैं, बहुत सारे अंजलि हैं जो कि इस सब से जूझ रहे हैं, जिनको टाइम पे ऑर्गन नहीं मिल पा रहा है। और एक ऑर्गन डोनेशन, जो एक बॉडी जो है वो 8 लोगों की ज़िंदगी बचा सकती है। उस टाइम पे अगर मेरे हस्बैंड को ऑर्गन मिला होता तो वो ही वुड हैव बीन विद मी अलाइव टुडे। सो कितने लोगों के चेहरे पे मुस्कान आती है। और इसमें ना कोई धर्म आड़े आता है ना कोई, और जितने भी मिथ होते हैं कि ऐसा होता है वैसा होता है, नहीं। आप सोचिए आप कितना खुश होते हैं जब आपका दिल किसी और के दिल में धड़कता है आपके मर जाने के बाद भी। सो मेरा ये जो कैंपेन मैं एक अलग से भी चलाती हूँ, लाइफ आफ्टर लाइफ, कि तुम्हारी लाइफ के बाद भी तुम्हारी लाइफ चलती है। कैसे? ऑर्गन्स के थ्रू। जो ऑर्गन तुम डोनेट करते हो वो जिंदा रहते हैं किसी दूसरे उसमें। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है इंडिया में कि हम लोग की डिमांड बहुत ज़्यादा है ऑर्गन डोनेशन, ऑर्गन रिक्वायरमेंट, और लेकिन उसकी सप्लाई बहुत ही कम है। तो इसलिए, और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है कि फैमिली कंसेंट बहुत ज़रूरी होता है। कि जब मेरे को ऑर्गन डोनेट करना है, मैं उस स्थिति में नहीं हूँ कि मैं उठ के बोल सकूँ कि मेरे को ऑर्गन डोनेट करना है। मैंने प्लेज किया हुआ है, करेक्ट, लेकिन जब वो स्थिति है तब मैं नहीं कर सकती हूँ। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी फैमिली को अवेयर कराएं, बताएं कि मेरे डेथ के बाद या जब मैं इस स्थिति में हूँ तो मेरे सभी ऑर्गन डोनेट किए जाएं और वो कई लोगों की ज़िंदगी बचा सकते हैं। तो ये सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो हम लाइव डोनेट भी कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग लीवर है और किडनी है, इस तरह के ऑर्गन हम लोग लाइव रहते हुए भी डोनेट कर सकते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स को। और हम लेकिन अपनी लाइफ के बाद हम लाइफ दे सकते हैं दूसरों को। तो यही मेरा मैसेज है सभी को, और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं यही मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ कि जब मेरे पर आई तो मैं अपने हस्बैंड को बचा पाई, बट व्हेन इट केम टू सोसाइटी आई कुड नॉट सेव हिम बिकॉज ही डिड नॉट गेट द ऑर्गन ऑन टाइम। सो दिस इज माई मैसेज टू यू ऑल कि जितना हो सके इस चीज़ का आप आगे से आगे अवेयरनेस जगाइए, अपने फैमिली, अपने रिलेटिव, सबको इसके महत्व के बारे में बताइए कि व्हाई ऑर्गन डोनेशन इज सो इम्पोर्टेंट। कितने अंजलि और कितने रमन आज भी अंगों का इंतज़ार कर रहे हैं। एक आंकड़ा है कि भारत में हर साल करीब 5 लाख से ज़्यादा मरीज अंगों का इंतज़ार करते करते इस दुनिया से चले जाते हैं। देखिए, मृत्यु जीवन ये तो चलता रहता है, पर कुछ चीज़ में हम मदद कर सकते हैं। हम लोग भी तो जीवन बचा सकते हैं। नेत्रदान को लेकर इतना बड़ा कैंपेन चला तो नेत्रदान हो रहे हैं, लेकिन दिक्कत इसमें जो अंजलि ने बताई कि लोग अंगदान करते नहीं हैं। इतनी कमी है कि जब आती है ना तब उस चीज़ को समझ आता है।
ये तो खैर हमारी फितरत है दुनिया की, इंसान की। जब अपने पे तकलीफ आती है तभी चीज़ें दिखती हैं। लेकिन एक कितना बड़ा संघर्ष, मतलब खुद डोनेट किया, लिवर पति को दिया और उसके बाद लंग्स खराब हो गए और फिर उसके लिए जो ज़रूरी जिस आकार के लंग चाहिए थे वो नहीं मिल पाए। अंग दान बहुत ज़रूरी है और हमारे यहाँ कोई ऐसी वो नहीं है, कहीं शास्त्रों में नहीं है, कुछ नहीं है जहाँ इसको रोका गया हो, मना किया गया हो। दधीची ऋषि की कहानी है, पढ़ लीजिएगा, जानिए। देहदान किया था उन्होंने तो देहदान को भी महादान जो है बताया गया है। और इसमें एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो अंजलि ने कही कि परिवार के लोगों को समझना होगा। देखिए, मैं एक बहुत पहले मैंने 2009-10 में एक फिल्म बनाई थी, एक जॉइंट को लेके, जॉइंट के लिए नया मटेरियल आया था, ट्रेबिकुलर मटेरियल बोलते हैं, तब ऑस्ट्रेलिया से आता था। तो वो ऐसे मधुमक्खी के जैसे छत्ते होते हैं उस तरीके से खोखला था, उसी में कैल्शियम हड्डी के कोशिकाएं वगैरह ग्रो कर जाती थी और वो असली हड्डी की तरह बन जाता। एक बच्चा था 19 साल का जिसका एक्सीडेंट हुआ और उसका जॉइंट ही नहीं लग पा रहा था, जब भी लगा रहे थे जॉइंट फेल हो रहा था। फिर ये नया मटेरियल आया, मेरे को उस पेशेंट का नाम है, मेरे को याद है, एम्स में ऑपरेशन हुआ था, जस्टिन मैथ्यू, डॉक्टर मल्होत्रा थे, राजेश मल्होत्रा, ठीक से शायद मैं नाम में गड़बड़ी कर दूँ। तो उन्होंने ये ऑपरेशन तब किया था और उसमें हड्डी छोटी पड़ रही थी क्योंकि 27 साल की उम्र हो गई थी उसकी शायद, मतलब लगभग 8-9 साल से वो व्यक्ति चल नहीं पाया था बच्चा। तो क्या हुआ कि जॉइंट तो मिल गया, उसके लिए हड्डी भी चाहिए थी क्योंकि इतने ऑपरेशन और उसमें उसकी हड्डी जो है वो खराब हो गई। तब एक मृत शरीर से, एक कैडेवर से, फीमर, ये जो सबसे बड़ी एक हड्डी होती है, थाई बोन बोलते हैं, वो ली गई और उसके ऊपर वो जॉइंट फिट किया गया ट्रेबिकुलर मटेरियल वाला, और जस्टिन मैथ्यू वो चला था। तब मैंने उसका इंटरव्यू किया था, कभी मौका मिला तो आपको फिल्म दिखाऊंगा। और दूसरी बड़ी बात कि परिवार को तैयार करना होता है, ये चीज़ बड़ी मुश्किल है। आंखें दान मृत्यु के बाद आप 8 घंटे तक कर सकते हैं, पर लोग इसको टालते भी हैं, याद भी नहीं रहता, और उस समय भावनाएं, हम भावुक इतने होते हैं कि ये सब जिम्मेदारी, ये चीज़ें भूल जाते हैं। कहना आसान है, देखिए मैं जानता हूँ कार्यक्रम लंबा हो गया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको सब सुने, समझे, देखें। मैं जो कह रहा था कि बड़ा मुश्किल होता है, उस समय बहुत सी यादें हैं जो आती हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, हम सबके साथ, मेरे परिवार के साथ। जब हमारे पिताजी की मृत्यु हुई तो विज्ञान लेखक थे, बड़े सरकारी अधिकारी थे, शुरुआती जिन्होंने विज्ञान लेखन, कृषि किसानों के बीच में जाना, कृषि लेखन, एक तरीके से कृषि पत्रकारिता की शुरुआत की थी। उनकी इच्छा थी कि उनका शरीर रिसर्च के लिए दान दिया जाए, और मैं उनसे हमेशा कहता था कि जी मुझे आपने ऐसा नहीं बनाया, तो अगर मैं तो ये कर नहीं पाऊंगा जब ये समय आएगा, लेकिन मैं अपने बच्चों को ज़रूर तैयार कर दूंगा बचपन से कि वो इसके लिए तैयार रहें। मैं तो नहीं कर सकता ये। लेकिन जिस दिन ये हुआ तो हम सब बैठ के रो रहे थे, तब ध्यान आया कि उन्होंने ये इच्छा जताई थी और उन्होंने ये लिखा भी है, अपनी कविताओं में भी लिखा था, कई लोगों से जिक्र भी किया था, मेरे सामने ही बहुत लोगों से बात की। तब याद आया कि भाई शरीर दान करने के लिए कहा था, और हमने अपनी मम्मी से भी पूछा, सबसे पूछा, और सबने इस पर हामी भरी। और तब कैंट में आर्मी हॉस्पिटल है, और वहाँ उनका शरीर जो है हमने दान किया था। और हालांकि देश के सभी अखबारों में, ज़्यादातर बड़े अखबारों में ये खबर आई थी, लेकिन क्या होता है, जो आगे की घटना भी ये है कि कुछ लोगों को लगता है कि ये बड़ा गलत हुआ, प्रेत का कुछ मानते हैं, तो उसमें भी हमारे अगर शास्त्रों के हिसाब से भी आप चले तो भी उसमें सारे समाधान हैं। कुशा का शरीर बना देते हैं, 5 सिक्के रखते हैं जो अस्थियाँ हो जाती हैं, और पिंडदान वगैरह सब करते हैं। मतलब मैं एक समाधान बता रहा हूँ, अगर इस तरीके की चीज़ों में मत फंसना, ये करना पड़ता है। मैंने भी अपना जो है पूरा शरीर जो है दान किया हुआ है, और देहदान मैंने भी किया हुआ है, मेरी पत्नी ने भी किया है, मेरी बिटिया ने भी किया है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। हम चले तो जाएंगे, पर हमारे
जाने के बाद अगर किसी का जीवन बचता है, उसको वो खुशियाँ मिलती हैं, उससे बेहतर कुछ नहीं है। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन मैं इसे सार्थक तभी मान पाऊंगा आज के कार्यक्रम को अगर आप सब भी ये प्लेज करें। इसमें कोई नुकसान नहीं है, किसी को जीवन देने से बड़ा कुछ नहीं है। आपसे विदा लेते हैं, नमस्कार।